नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इजराइल के सीरिया में ताबड़तोड़ हमले, 14 लोगों की मौत एवं 40 से अधिक घायल। बता दें कि इजराइल ने रविवार देर रात सीरिया के कई इलाकों में हमले किए, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए। सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना ने बताया कि रविवार देर रात मध्य सीरिया के कई इलाकों में इजरायली हमले हुए, जिसके बाद हमास प्रांत में एक राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया। नवजोत सिद्धू की राजनीति में वापसी की संभावना, लेटेस्ट वीडियो ने सियासत में मचाई हलचल। बता दें कि नवजोत सिद्धू, जो कि क्रिकेट कमेंट्री और राजनीति के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बना चुके हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ वीडियो शेयर किए, जो यह संकेत देते हैं कि वे राजनीति में वापसी करने की तैयारी में हैं। सिद्धू की ये गतिविधियां सियासत में नई हलचल पैदा कर रही हैं और उनके लौटने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। साथ ही बताते चले कि सिद्धू ने अपने एक्स हैंडल पर पिछले 3 दिनों में 2 विशेष वीडियो शेयर किए हैं। इन वीडियो में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी है, जो उनकी राजनीति में वापसी की योजना की ओर इशारा करती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आप ने जारी की दूसरी लिस्ट, कुल 9 उम्मीदवारों का ऐलान। जी हां, बता दें, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 9 नए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जिससे पार्टी द्वारा अब तक घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 29 हो गई है। बताते चले कि सोमवार को पार्टी ने पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। इन नामों की घोषणा के साथ ही पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची को और स्पष्ट किया है। इससे पहले 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 11 नाम ऐसे थे जो विधानसभा में कांग्रेस के मौजूदा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। रेलवे ने विनेश और बजरंग पूनिया को दी बड़ी राहत, इस्तीफा किया स्वीकार। बता दें, भारतीय रेलवे ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद विनेश के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट को जुलाना सीट से मैदान में उतारा है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार जब तक विनेश फोगाट का इस्तीफा रेलवे द्वारा मंजूर नहीं किया जाता और उन्हें एनओसी नहीं दिया जाता, तब तक वे चुनाव नहीं लड़ सकती। अब रेलवे ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। QR कोड से वक्फ बिल रोकेंगे मुस्लिम संगठन। बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एक नई मुहिम शुरू की है। मुस्लिम संगठनों ने एक विशेष QR कोड बनाया है। इस QR कोड की मदद से लोग सीधे उस पेज पर जा सकते हैं, जहां इस बिल के खिलाफ अपनी राय दर्ज की जा सकती है। यह कोड लोगों को आसानी से विरोध दर्ज कराने में मदद करेगा और उनकी आवाज सुनी जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम मुस्लिम संगठन एकजुट हो रहे हैं और इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यूएस इवेंट में राहुल गांधी का दावा, मानसिक तौर पर टूट चुके हैं मोदी और ध्वस्त हो गया गठबंधन, मैं पीएम से नफरत नहीं करता। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनका दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी से नफरत नहीं करते। अमेरिका दौरे के दौरान जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं श्री मोदी से नफरत नहीं करता, उनका एक दृष्टिकोण है और मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनोवैज्ञानिक पतन का अनुभव हुआ, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में 300 से 400 सीटें नहीं जीत पाएगी। वाशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विसेज में दिए गए एक साक्षात्कार में राहुल गांधी ने कहा, प्रचार अभियान के आधे समय में मोदी को अपने बिगड़े खेल का अंदाजा हो गया था। जब उन्होंने कहा कि वे सीधे भगवान से बात करते हैं, तो हमें पता चल गया था, हमें पता था कि हमने उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हमने इसे मनोवैज्ञानिक पतन के रूप में देखा। यूपी में इस मुद्दे पर एकजुट हुई बीजेपी और बीएसपी। राज्यसभा सांसद ने खुलकर किया मायावती का समर्थन। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का समर्थन किया। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के बीच कहा है कि जब भारत में आरक्षण को लेकर निष्पक्षता होगी, तो हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अब इस पर मायावती ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने कहा कि मायावती बिल्कुल सही कह रही हैं, कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। बसपा चीफ मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जाति जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है।
अब भारत को नहीं होगी कच्चे तेल की टेंशन, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने दी बड़ी सौगात। बता दें कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान बड़ी सौगात दी है। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान क्राउन प्रिंस ने रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत और यूएई परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाएंगे। 4 समझौतों में पहला अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच दीर्घकालीन एलएनजी आपूर्ति का समझौता है। दूसरा अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ। इसके तहत यूएई के 12 परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन और रख रखाव किया जाएगा। वही तीसरा समझौता इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच हुआ। चौथे समझौते के तौर पर ऊर्जा भारत और एडीएनओसी के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक फर्स्ट के लिए उत्पादन रियासत समझौता पर भी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रियासत ऊर्जा भारत को देश में कच्चा तेल लाने का अधिकार प्रदान करेगा। इस समझौते से देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलेगा। इमरान खान की पार्टी के शीर्ष नेता संसद भवन के बाहर गिरफ्तार। बता दें, पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के शीर्ष नेताओं को पुलिस ने नेशनल असेंबली के सत्र के बाद संसद भवन के बाहर से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। डान अखबार ने पुलिस प्रवक्ता जावेद ताकी के हवाले से बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी के नेता बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल खान मारवात और एडवोकेट शोएब शाहीन को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसी जानकारी है कि सबसे पहले मारवात को हिरासत में लिया गया। डॉक्टरों की हड़ताल से 23 लोगों की मौत। कोलकाता केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कपिल सिब्बल ने पेश किए आंकड़े। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पूरे देश में आक्रोश और चिंताओं को जन्म दिया। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सोमवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने डॉक्टरों की हड़ताल के नतीजों पर प्रकाश डाला। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि अगस्त में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले के बाद डॉक्टरों की हड़ताल के कारण लगभग 23 लोगों की मौत हो गई है। सिब्बल ने राज्य स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश किया, जिसमें यह उल्लेखित किया था कि हड़ताल के चलते मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पाई और इस कारण कई लोगों की जान चली। बीजेपी छोड़ने की खबरों के बीच अचानक सीएम योगी से मिली अर्पणा, मिल गई तगड़ी फटकार। बता दें, बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच अर्पणा यादव ने सोमवार शाम को सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पति प्रतीक यादव भी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि सीएम ने उन्हें पार्टी का निर्णय स्वीकारने को कहा। बता दें कि पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने 3 सितंबर को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। अर्पणा अपने पद से खुश नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अर्पणा बिष्ट यादव जी ने अपने पति श्री प्रतीक यादव जी के साथ शिष्टाचार भेंट की। अर्पणा का इस पद को लेकर कहना है कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक कद के सामने यह पद छोटा है। इस वजह से 6 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने अपनी नाराजगी बीजेपी आलाकमान के सामने जाहिर कर दी। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि गृह मंत्री शाह ने अर्पणा से बात की। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में पार्टी कई अहम जिम्मेदारियां सौंपेगी। सपा गुंडई और दबंगई के दम पर सुल्तानपुर एनकाउंटर पर मायावती के बाद आकाश आनंद भी हुए फायर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी को 5 सितंबर को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इसके बाद एनकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले पर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सवाल उठाए थे। अब इस मामले में मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी फायर हुए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। बसपा नेता आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश में 2 अजब गजब दल हैं जो ठग विद्या की राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी है जो सिर्फ गुंडई और दबंगई के दम पर राजनीति करती है। अब भाजपा, गजब कांग्रेस और गड़बड़ सपाइयों से सावधान रहना है। दरअसल आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो मायावती के पोस्ट पर जवाब देते हुए ये सब लिखा है। इससे पहले मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी व सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे।
तथा अपराध पराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। अर्थात बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी तो कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों, व्यापारियों आदि को सपा के गुंडे माफिया